का मानवतावादी सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का जो व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत है उसको आज हम लोग देखेंगे। अब्राहम मैस्लो को आध्यात्मिक जनक माना जाता है मानवतावादी मनोविज्ञान का, और उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए। अब्राहम मैस्लो ने व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण की जो विचारधारा थी उसकी आलोचना करते हुए कहा कि इन्होंने व्यक्तित्व का संक्षिप्त और सीमित अर्थ बतलाया है। मैस्लो ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में आंतरिक कारकों पर अधिक बल दिया। उसका कहना था कि जो प्राणी का विकास होता है भीतर से होता है, यानी कि उनके भीतर जो मौजूद कारक है उसके संगठित शक्ति के वजह से ही प्राणी का संपूर्ण विकास हो पाता है। उसके द्वारा आंतरिक कारक को अधिक बल दिए जाने के कारण उसके जो सिद्धांत है, व्यक्तित्व सिद्धांत है, उसको संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत भी कहा गया है। मैस्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत को 3 भागों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। पहला है व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरण का पदानुक्रमिक मॉडल। दूसरा है स्वस्थ व्यक्तित्व, आत्मसिद्ध व्यक्ति का विकास। तीसरा है व्यक्तित्व का मापन एवं शोध। मैस्लो के सिद्धांत में अभिप्रेरण सिद्धांत का जो पहलू है उसको महत्वपूर्ण माना गया है। इसका विश्वास था कि जो मानव व्यवहार है उसकी व्याख्या व्यक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति से निर्देशित होती है। मैस्लो ने इसी अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया को सार तत्व कहा है, मूल सार तत्व कहा है, और अभिप्रेरक को जन्मजात माना है मैस्लो ने। ऐसे अभिप्रेरक सबको प्राथमिकता या शक्ति के आरोही क्रम में इस प्रकार बतलाया गया है। पहला है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, और चौथा है सम्मान की आवश्यकता, और पांचवा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इन 5 आवश्यकताओं में निचले स्तर की आवश्यकता और उच्च स्तरीय आवश्यकता दोनों शामिल हैं। जैसे कि शारीरिक या दैहिक आवश्यकता या सुरक्षा की आवश्यकता, इस सबको निचले स्तर की आवश्यकता में रखा जाता है और बाकी 3 को उच्च स्तरीय आवश्यकता में। और ये जब पदानुक्रमिक मॉडल है इसमें जो जितना नीचे है यानी कि जो 1 नंबर में है उसकी प्राथमिकता उतनी ही अधिक है, क्योंकि अगर पहला ही पूरा नहीं होगा, पहली आवश्यकता अगर पूर्ण नहीं हो पाता तो बाकी आवश्यकता भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस मॉडल में किसी भी स्तर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि उसके निचले स्तर की जो आवश्यकता है वो कम से कम या पूर्ण रूप से पूरी हुई हो। दैहिक या शारीरिक आवश्यकता, इसमें भोजन, पानी,
सोना, यौन की आवश्यकता, सीमांत तापक्रम से बचने की आवश्यकता, इसको शामिल किया गया है। और इस सारे चीज़ों को जैविक प्रणोदन भी बोलते हैं और इसका सीधा संबंध होता है जैविक संपोषण से। व्यक्ति को ऊपर के स्तर की ओर बढ़ने के लिए इन निम्न उपरलिखित जैविक आवश्यकताओं को पूर्ण करना अनिवार्य माना गया है। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। इसमें जैविक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद ही दूसरे स्तर में व्यक्ति आता है। और सुरक्षा की अवस्था में शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, निर्भरता, बचाव, डर, चिंता आदि की अनुभूतियों से मुक्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह की जो आवश्यकता है ये बच्चों में अधिक पाई जाती है। एक परिपक्व या वयस्क में सुरक्षा की आवश्यकता होती है और वो इसमें संतुलित ढंग से संतुष्ट होता है। तीसरा है संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता। ये तीसरे स्तर की आवश्यकता है। संबद्धता से तात्पर्य समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने की इच्छा, किसी समूह की सदस्यता प्राप्त करने से, अच्छे पड़ोसी से संबंध बनाए रखने से होता है। और स्नेह की आवश्यकता से तात्पर्य दूसरों को स्नेह देने एवं दूसरों से स्नेह पाने की आवश्यकता से होती है। चौथा है सम्मान की आवश्यकता। इसे चौथे स्तर की आवश्यकता भी कहा जाता है। ये तब उत्पन्न होता है जब तीनों श्रेणियों की आवश्यकता पूर्ण हुई रहती है। मैस्लो ने इसे दो प्रकार में बांटा है, आत्मसम्मान की आवश्यकता और सम्मान पाने की आवश्यकता। पहले प्रकार की आवश्यकता यानी आत्मसम्मान की आवश्यकता में उत्तम क्षमता प्राप्त करने की इच्छा, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत वर्धन, उपयुक्तता, उपलब्धि, स्वतंत्रता आदि की भावना सम्मिलित होती है। और सम्मान पाने की आवश्यकता में दूसरों से सम्मान, पहचान, प्रशंसा, ध्यान तथा स्वीकृति आदि पाने की इच्छा होती है। पांचवा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये अंतिम चरण है। इसमें व्यक्ति तब पहुंचता है जब चारों आवश्यकताएं पूरी हुई रहती हैं। आत्मसिद्धि से तात्पर्य आत्म उन्नति की ऐसी अवस्था से होती है जहां व्यक्ति को अपने योग्यताओं और अंतर क्षमताओं से पूर्ण रूपेण अवगत रहता है और वह अपने अनुरूप खुद को विकसित करने की इच्छा करता है। पदानुक्रमिक मॉडल जहाँ 5 आवश्यकताएं बताई गई हैं, इनके अलावा भी कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जिससे व्यक्ति के व्यवहार प्रभावित होती हैं। ये 4 प्रकार हैं। पहला है संज्ञानात्मक आवश्यकता, तंत्रिकातापी आवश्यकता, न्यूनता अभिप्रेरक और वर्धन अभिप्रेरक। संज्ञानात्मक आवश्यकता में मैस्लो ने जानने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता को रखा है। और संज्ञानात्मक आवश्यकता से तात्पर्य उन आवश्यकताओं से होता है जो सूचनात्मक होती है। तंत्रिकातापी आवश्यकता में ऐसी आवश्यकताओं को शामिल किया गया है जो अगर संतुष्ट नहीं हो पाती है तो उससे व्यक्ति का स्वास्थ्य का वर्धन नहीं हो पाता है और उसमें विकृति, निष्क्रियता आदि उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे कि जब व्यक्ति को स्नेह चाहिए होता है और वो स्नेह व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो व्यक्ति आक्रामक, विद्वेषी हो जाता है। न्यूनता अभिप्रेरक, जिसे डी अभिप्रेरक
भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हीन अवस्था होती है उन अवस्थाओं से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए प्रेरित करना होता है। वर्तन अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक होते हैं जो कि व्यक्ति को अंतःशक्ति या अंतर क्षमताओं को पहचानने में मदद करते हैं और उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। स्वस्थ व्यक्तित्व आत्मसिद्धि व्यक्ति का विकास। मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत की एक मुख्य विशेषता ये है कि ये जो सिद्धांत है वो स्वस्थ व्यक्तियों के अध्ययन पर आधारित है और मैस्लो ने इन व्यक्तियों के अध्ययन करके आत्मसिद्धि व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कुछ खास विशेषताओं का वर्णन किया है। जो पहला विशेषता है कि ऐसे व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो रियलिस्टिक होता है, यानी कि उसमें किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं होता है या किसी तरह का भ्रम उनमें नहीं पाया जाता है। और दूसरा विशेषता होता है कि वे लोगों को उसी तरह से देखते हैं जैसे कि वो होते हैं। जैसे कि पहला में बताया गया है कि उन लोग का दृष्टिकोण रियलिस्टिक होता है, तो वही चीज़ दूसरा में भी है कि वो वस्तु को, वातावरण को बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी भ्रम के या किसी कल्पना की दुनिया में नहीं जाकर जो रियल चीज़ है उस चीज़ को देखता है। और ऐसे लोगों में सरलता, स्वाभाविकता, सहजता का गुण होता है तीसरा नंबर में। चौथा में ऐसे लोग समस्या केंद्रित व्यवहार करते हैं। समस्या केंद्रित व्यवहार का मतलब जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वो खुद को ना दोष देकर उस प्रॉब्लम का जो समाधान होता है उस समाधान को करने की तरफ अपना व्यवहार को ले जाता है। इसको बोलते हैं समस्या केंद्रित व्यवहार। ऐसे लोगों में अनासक्ति का भाव होता है, यानी कि ये लोग दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, वो लोगों से उतना ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं यार वो नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ये चीज़ उन लोगों में नहीं देखा जाता है। वो लोग सीधे सीधे डिसीजन लेते हैं कि वो जाए चाहे नहीं जाए पर हम ज़रूर जाएंगे। और ये लोग गोपनीयता को भी पसंद करते हैं, प्राइवेसी पसंद होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों में स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता को पसंद करते हैं ऐसे लोग। और ये लोग किसी भी चीज़ को नवीन दृष्टिकोण से अवलोकन करने की क्षमता रखते हैं। इन लोगों में अलौकिक शक्ति एवं अनुभूतियाँ पाई जाती है जिससे कि वे खुद को साहसी और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। ऐसे लोगों में मानवीयता का भाव अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसे लोगों का जो संबंध होता है वो कुछ लोगों के साथ बहुत अधिक घनिष्ठ रहता है और वो सबके साथ एक तरह का सतही या दिखावापन वाला संबंध को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग प्रजातंत्रात्मक दृष्टिकोण को अधिक दिखलाते हैं। ऐसे लोग सृजनात्मक भी होते हैं। ऐसे लोग किसी भी खास संस्कृति को नहीं मानते। जैसे कि कोई अगर हिंदू धर्म से है तो ऐसे व्यक्ति हिंदू धर्म के सभी नियमों को हो सकता है वो नहीं माने। और आखिरी है, ऐसे लोग अपने वातावरण के साथ सिर्फ समायोजन ही नहीं करते, समायोजन के साथ साथ उसकी उत्कृष्टता को भी समझने की कोशिश करते हैं। मैस्लो ने व्यक्तित्व मापन के लिए कोई परिविधि का प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन एवरेस्ट स्ट्रॉम ने आत्मसिद्धि को मापने के लिए एक विशेष प्रश्नावली का निर्माण किया है जिसको POI पर्सनल ओरिएंटेशन इन्वेंट्री कहा गया है। इसमें 150 युग्म होता है जिसमें से व्यक्ति को ये बतलाना होता है कि उसके लिए कौन सा अधिक उपयुक्त है। इसमें दो मुख्य मापनी है, समय सामर्थ्यता मापनी और आंतरिक निर्देशन मापनी।
ये हम लोग पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व का मापन एवं शोध पढ़ रहे हैं। जो मैस्लो का जो सिद्धांत है उसको 3 भागों में बांटा गया है, तो हम लोग आखिरी भाग पढ़ रहे हैं। समय सामर्थ्यता, इसके द्वारा व्यक्ति की गतिविधियां कहाँ तक अपने वर्तमान समय के अनुरूप होती है, इस चीज़ का मापन किया जाता है। जबकि आंतरिक निर्देशन मापनी के द्वारा ये देखा जाता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय और मूल्यों के लिए अपने ऊपर कितना निर्भर है या फिर दूसरों के ऊपर। बाद में स्ट्रॉम ने इसको अधिक उन्नत बनाया और इसका नाम पर्सनल ओरिएंटेशन डायमेंशन रख दिया। इसमें 240 एकांक हैं और POI से इसका संबंध धनात्मक पाया गया। जॉन्स एवं क्रैंडेला, इन्होंने आत्मसिद्धि को मापने के लिए 15 एकांक वाला एक परीक्षण विकसित किया और लॉर एवं हुडरलिक ने आत्मसम्मान के 2 महत्वपूर्ण तत्व विश्वास और लोकप्रियता, इनको मापने के लिए एक आविष्कारिका विकसित किया जिसे आत्म मनोवृत्ति आविष्कारिका कहा गया। स्वयं मैस्लो ने व्यक्तित्व मापन के लिए साक्षात्कार, स्वतंत्रता, सहचर, प्रेक्षण, प्रविधियां एवं जीवन संबंधी सामग्रियों का उपयोग करने के लिए अधिक बल डाला गया था। स्वयं मैस्लो ने अपने सिद्धांत के किसी पहलू पर कोई विशेष शोध नहीं किया, परंतु अन्य मनोवैज्ञानिकों ने POI की मदद से कुछ शोध किए हैं। अधिकतर ऐसे शोध सहसंबंधात्मक हैं, जिनमें POI पर जितने प्राप्तांक आए हैं उसको व्यक्तित्व या फिर व्यवहार के अन्य मापकों के साथ सहसंबंधित किया गया है।